नमस्कार। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 500 से अधिक प्रश्नों को उत्तर सहित जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और 2 से 3 बार ज़रूर देखना, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको पूरी तरीके से याद हो जाएं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन ने। अगला है, जीव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किया था? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। डी लैमार्क ने ही लैमार्कवाद दिया था। विकास का मुख्य घटक क्या है या मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डीवरिज ने। अगला है, मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो मैमथ हाथी का पूर्वज है। ऐसे ही पूछा जाए कि मानव का पुरातन पूर्वज कौन है? तो गजसुरूज। मानव का सबसे पुरातन पूर्वज गजसुरूज है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो पृथ्वी पर सबसे पहले नील हरित शैवाल की उत्पत्ति यानी साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला पॉइंट है, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो जीवाणु में 70 यस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, अर्थात जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं? तो अनावृतबीजी एवं टेरिडोफाइट्स में जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, 5 जगत पद्धति का वर्गीकरण यानी 5 जगत पद्धति द्वारा वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे प्रस्तुत किया था व्हिटेकर ने। किसने प्रस्तुत किया था? व्हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। अगला है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बारबरा मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो-मैग्नॉग मानव को क्या माना गया है? आधुनिक मानव का अंतिम पूर्वज माना गया है। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। पुष्प पौधे का जनन भाग होता है, जिसमें उसके जननांग स्थिर होते हैं। अगला है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो प्रमुख घटक है सेलुलोज। कपास में प्रमुख घटक के रूप में सेलुलोज पाया जाता है। आइए जान लेते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। पहली शाखा है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अगला है हीमेटोलॉजी। इसमें रुधिर एवं रुधिर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? हीमेटोलॉजी में। अगला है ओडोंटोलॉजी। इसमें क्या है? दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। अगला है आर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मैमेलोलॉजी, जिसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। इसके अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंड्रोक्राइनोलॉजी, जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किया जाता है। अगला है हर्पेटोलॉजी, जिसमें उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी, जिसमें रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। इसमें जीवों का जो जीन की वंशागति है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो चमगादड़ नियत तापी प्राणी है, यानी इसका तापमान जो है वो नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है। अगला प्रश्न है,
सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता ऐसा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो यह आंत में पाया जाता है। अगला है, वह जीव जिसका महत्व डूबे हुए मृत्यु व्यक्तियों को पता लगाने में किया जाता है या उससे मृत्यु का पता लगाया जाता है कि मृत्यु कब हुई? तो डायटम्स का। पपीते का पीलापन किसके कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पपीते में कैरिका जैंथिन उपस्थित होता है, इसी कारण उसका कलर जो है वो पीला होता है। अगला है, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो वह है ग्लाइकोजन। प्रतिजैविक मुख्यतया किससे प्राप्त की जाती हैं? तो जीवाणुओं से प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्यूनीन की छाल से क्या प्राप्त होता है? तो सिनकोना के पौधे से क्यूनीन प्राप्त होता है, जिसे कुनैन भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो रोग के उपचार में किया जाता है। तो सिनकोना पौधे की छाल से क्विनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल है। अगला है, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतया अनुपस्थित होता है? तो यह होगा सरीसृप। अगला प्रश्न है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो अपरा, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसके द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है, कहाँ जमा रहता है? तो जाइलम ऊतक में जमा रहता है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो गार्डन पी यानी मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। अगला है, निपेंथीस खसियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह है उत्तर मेघालय में पाया जाता है। अगला है, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद यानी कवक हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन किससे निर्मित होता है? तो लाइकेन कवक और शैवाल से निर्मित होते हैं। ये दोनों सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो वातक तंत्र के द्वारा शोषण करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रहण करता है? तो ऊंट। अगला प्रश्न है, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो एक बीजी बेरी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सीन के कारण उपस्थित होती है, यानी मिर्चा में कैप्सीन पाया जाता है। अगला है, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है व्हेल। व्हेल मछली नहीं है, स्तनधारी है, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो यह एक मछली है। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो शुक्राणु। अगला है, सील किस वर्ग का प्राणी है? तो यह स्तनपायी है। अगला है, कार्क किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो यह क्वैकर्स से प्राप्त किया जाता है, क्वैर्क्स से प्राप्त किया जाता है। अगला है, डाल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो यह स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं, यानी व्हेल, डाल्फिन और सील ये सभी स्तनपायी हैं। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्तनपायी है। अगला प्रश्न है, गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरूदभित कहते हैं। जल में पाए जाने वाले पौधों को जलोदभित कहते हैं। लहसुन की गंध किसके कारण होती है? तो उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। अगला है, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अगला प्रश्न है,
प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब अंतर पूछा जाता है तो जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? तो पीट पिंड जो है वो अंडाशय में पाई जाती है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। अगला है, हाइपरप्लासिया का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि हो जाने को हाइपरप्लासिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन शब्द सर्वप्रथम वैज्ञानिक जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। अगला है, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? तो टीमन एवं बाल्टीमोर ने किया था। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न है, किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो जीव द्रव्य को। यह किससे संबंधित है, किन्होंने बताया था? तो परकिंजे ने। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। पारगम्य का अर्थात इसके आर पार जो है पदार्थ आ जा सकते हैं। अगला है, द्विनाम पद्धति किन्होंने दिया था? तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति का मतलब होता है वैज्ञानिक नाम में पहला नाम वंश और द्वितीय नाम उसकी जाति को बताता है। जैसे होमो सेपियंस सेपियंस यह वैज्ञानिक नाम है, ऐसे पाइसम सटाइवम और भी जो नाम है वो वैज्ञानिक नाम है जिसमें पहला नाम वंश और द्वितीय नाम जाति होती है, और अगर तीसरा भी नाम जुड़ जाए तो वह उपजाति होती है। तो इसकी जो इसको बताया था, प्रतिपादित किया था, वह कैरोलस लीनियस ने किया था। अगला प्रश्न है, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? तो पोटेशियम। यानी कौन सा तत्व रंध्र पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में रंध्रों का मुख्य भूमिका होती है रंध्रों की। तो रंध्र के खुलने और बंद होने में कौन सा पदार्थ मुख्य भूमिका निभाता है? तो वह है पोटेशियम। पोटेशियम को के से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? के से। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्टसन ने दिया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो अंडाणु, जो कि केवल स्त्रियों में पाई जाती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका? तो यह है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका क्या है? शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका क्या है? कालार्पो टैक्सीफोलिया। कालेर्पो टैक्सीफोलिया जो है वो पादप में सबसे बड़ी कोशिका है। अगला है क्वेश्चन, प्रोटीन के सबसे अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो शाकाहारियों में सोयाबीन और मांसाहारियों में मछली में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। अगला है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है यानी दही में बदल जाता है?
तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पाचन करने में सहायक होता है? तो रेनिन एंजाइम, जो कि जब बच्चे होते हैं तो उनमें निकलता है और दूध का पाचन करता है। अगला है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जिसे अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। मानव के लार में अल्फा एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी कहते हैं, नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो प्रोथ्रोम्बिन, यह रक्त के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है, सब्जियों से मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें हैं। क्या है? सूर्य की किरणें हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गेहूं की रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है? तो ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है वह एक प्रकार का पदार्थ होता है जो गेहूं के आटे में उपस्थित होता है। अगला है, अलसी, जिसे अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 दिमाग के लिए बहुत ही आवश्यक वसीय अम्ल है जो कि अलसी के तेल में पाया जाता है। अगला है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहे की। किसकी सबसे अधिक होती है? लोहे की। अगला है, पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक रूप से पाया जाता है? तो विटामिन सी। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो मूंगफली में। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो वह है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0। पानी पीने से कैलोरी नहीं मिलती है, यानी ऊर्जा नहीं मिलती है। अगला है, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो यह त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा सैकराइड पाया जाता है? तो लैक्टोज पाया जाता है। या दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। अब आइए जानते हैं खनिज तत्वों के बारे में। तो जो खनिज तत्व है कैल्शियम, कैल्शियम हमारे शरीर में किस लिए आवश्यक है? तो यह दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य के लिए आवश्यक है। अगला है क्लोरीन, यह जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करता है। जो जठर रस में HCl होता है उसमें क्लोरीन पाई जाती है। अगला है गंधक यानी सल्फर, यह अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है। सोडियम जो है वह अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है फास्फोरस, तो फास्फोरस क्या है? दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है ग्लाइकोलिसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम का सह घटक है, यानी इससे एंजाइम्स बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो वह है स्कार्बिक अम्ल। अगला है, किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है और वसा का पाचन जटिल रूप से होता है। अगला है, अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायमीन, जिसे विटामिन B1 भी कहते हैं। अगला है, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस यानी सूखा रोग। अगला देखते हैं, तो लोहा हमारे शरीर में क्यों आवश्यक है, कहाँ से मिलता है? तो लोहा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन तथा रुधिर में घटक के रूप में पाया जाता है। और यह कहाँ से मिलता है? तो केला एवं खजूर आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे पोटेशियम के लिए पालक
ऐसे आयोडीन के लिए आयोडीन युक्त नमक और कैल्शियम के लिए दूध एवं अंडे। अगला है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। घाव भरने में विटामिन के भी सहायक होता है। यह प्रश्न भी आप ध्यान रखिएगा, विटामिन के जो है वह घाव भरने में सहायक होता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम। अगला है, किसकी कमी से क्या हो जाता है? मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है। तो यह है आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग भी आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अगला है, कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में आता है? तो आंवला या कोई भी खट्टा फल जो है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती हो। अगला प्रश्न है, कैसिमिर फंक यानी कह सकते हैं ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज किया था, यानी फंक ने विटामिन की खोज की थी। आ जाए क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक या फुंक ने की थी। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ए, डी, ई, के ये सब विटामिन किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। हर विटामिन जो है वो रोगों से लड़ने में मदद करता है और विटामिन की कमी से डिफिशियंसी रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो यह कार्बनिक जैव उर्वरक है जिसमें केचुए के द्वारा उर्वरक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं कौन कौन? तो एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन जो है वो वृद्धि रोधक का काम करते हैं, पौधे की वृद्धि को रोकते हैं। अगला है, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं होते हैं? तो सोडियम। पुष्पित पौधों के बीज किससे बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह और आवरण से बने होते हैं। नेक्स्ट है, काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो काफी पौधे के बीज से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो है वो क्या घटा देता है? उर्वरता को घटा देता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों में अधिकतर रेशेदार यानी फाइबर रूट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज पुष्प के सहायक अंग होते हैं। नेक्स्ट है, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? यानी जो बीज है वो किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में। नेक्स्ट है, यानी बीज के अंकुरण के लिए नमी और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो स्तंभ मूल कहते हैं। स्तंभ मूल मतलब तनों से निकलने वाली जड़ें। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े। मानव शरीर का सबसे दृढ़ यानी कठोर भाग कौन सा होता है? तो दंतवलक यानी दांत के ऊपर पाया जाने वाली परत। अगला है, मानव की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है। वयस्क मनुष्य के शरीर में जब जल की मात्रा
मतलब कितने प्रतिशत जल होता है, तो 65% होता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, तो जबड़े की पेशी सबसे मजबूत पेशी है। अगला है वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं, तो 206। शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 300। मानव के जीवन काल में दांत कितनी बार होते हैं, तो जीवन काल में 2 बार। कितनी बार विकसित होते हैं, तो 2 बार विकसित होते हैं। एक बार बचपन में, जिन्हें दूध का दांत कहा जाता है, फिर दोबारा दांत उगते हैं। इसके बाद यदि दांत टूट जाता है तो उगता नहीं है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है, तो हाथ में। अगला प्रश्न है मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है, तो अल्ना एवं ह्यूमरस में कैसी संधि पाई जाती है, कब्जा संधि पाई जाती है। अगला है अस्थि का मैट्रिक्स किन प्रोटीन से बना होता है, तो ओसीन से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थि का मैट्रिक्स जो है वो ओसीन प्रोटीन से बना होता है। अगला है परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है, तो उल्व करता है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है, तो किरेटिन। याद रखना, जो किरेटिन प्रोटीन है, किरेटिन नाम है इसका, वह त्वचा, बाल, नाखून, सींग, खुर आदि के निर्माण में सहायक होता है। अगला है कशेरुक रज्जु यानी कशेरुक दंड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो 31 जोड़ी। नेक्स्ट है किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती हैं, तो अचल संधि द्वारा, जो चलती नहीं है। अगला है मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, तो ऑस्टियोक्लास्ट द्वारा। नेक्स्ट है अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतया क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो कोलम। और स्प्लेन की गुहा जो है वो सबसे बड़ी गुहा यानी सबसे बड़ी आंतरिक गुहा है। नेक्स्ट है शैल क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है, तो यह जोड़ का प्रतिस्थापन करना, जो जोड़ को बदलने का काम करती है। नेक्स्ट है अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है, तो यह संयोजी ऊतकों द्वारा होता है। ऐसे रुधिर भी तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है कंडरा किसको जोड़ती है, तो यह पेशी को अस्थि से जोड़ती है। नेक्स्ट है कौन लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है, तो लाल रुधिराणुओं की। यानी जो लसिका होती है उसमें WBC तो पाई जाती है परंतु RBC नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो कशेरुक रज्जु में होता है। नेक्स्ट है फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रुधिर द्वारा होता है। वो भी रुधिर में हीमोग्लोबिन और रुधिर के विभिन्न भाग मिलकर क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें CO2 को इनटेक और नहीं CO2 को बाहर करते हैं और O2 को इनटेक करते हैं। नेक्स्ट है श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो ATP अणु के रूप में होता है। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, इन्हें ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। मानव में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है, तो लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ग्लाइकोलिसिस होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है। नेक्स्ट है फेफड़ों तक शुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचता है, तो फुफ्फुस शिरा द्वारा। नेक्स्ट है श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन। जितनी नाइट्रोजन अंदर जाती है उतनी ही बाहर हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की क्रिया, जो नाइट्रोजन श्वसन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, उसमें क्या है, मेन जो है ऑक्सीजन और CO2 का ही आदान प्रदान होता है। अगला है किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है
किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण, जब CO2 ज़्यादा हो जाए और O2 कम हो जाए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। नेक्स्ट है, श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांग श्वसन मापी से किया जाता है। नेक्स्ट है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस द्वारा। एपिग्लॉटिस बंद हो जाती है, जिसके कारण जो भोजन है वह श्वसन मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है। अगला है, ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म में प्रमुख रूप से अंतिम उत्पाद क्या है? तो CO2 और पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा के द्वारा, क्योंकि जब फेफड़ों के द्वारा कोई श्वसन करता है तो उसमें भी ऊर्जा लगती है। हम आप जो श्वसन करते हैं उसमें भी ऊर्जा लगती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा के तथा पांस में उपस्थित होता है। अगला है, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण रूप होता है? तो आंत में होता है, और प्रोटीन का पाचन पेट से प्रारंभ होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वह मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला है, किस अंग के द्वारा रक्त में यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी के द्वारा। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? तो यह आमाशय में पाई जाती हैं। अगला है, मानव शिशु के जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं? तो 6 महीने बाद से दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगला है, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो यह है ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में जब भोजन टूट जाता है यानी कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है तो यह अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त में पहुंच जाता है। रक्त के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचा दिया जाता है। ऐसे जो है प्रोटीन टूट जाता है, ऐसे ही वसा टूटती है ना। जो भी भोजन करते हैं आप, वो ऐसे ही अवशोषित होता है। लास्ट में जो उसका अंतिम प्रोडक्ट है वो बनता है, जैसे एमिनो अम्ल बन गया, ऐसे ही क्या होता है, ये सब टूट करके अवशोषित हो जाते हैं। पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो लीवर से निकलता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो लीवर करता है। जब एक्स्ट्रा खा लेते हैं हम लोग तो ज़्यादा मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटता है, और फिर ग्लूकोज का जब हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं तो यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, और बाद में इसी से चर्बी बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रीटीन। छोटी आंत से बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो जठर रस में उपस्थित HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब इसमें से जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी उपस्थित होती हैं, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलते हैं। जो अग्नाशय है उसके अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं, जिनमें अल्फा और बीटा कोशिकाएं होती हैं।
अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है यानी निकलता है, जो कि हमारे रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। और वहीं बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि हमारे रुधिर में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो मानव शरीर में छोटी आंत कहाँ होती, किस लिए होती है? तो अवशोषण के लिए होती है, पाचन और अवशोषण के लिए। पाचन भी छोटी आंत में होता है और अवशोषण भी होता है। नेक्स्ट है, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। हिपैरिन लीवर द्वारा यानी यकृत द्वारा बनाया जाता है, जो कि जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर बह रहा होता है तो जम ना जाए। चूंकि आपने देखा होगा जब कट जाता है कोई तो वहाँ थोड़ी देर बाद थक्का जम जाता है, और जबकि जब नसों में खून बह रहा होता है तो थक्का क्यों नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। यह एंटीकोगुलेंट है यानी रुधिर को थक्का जमने से रोकता है। अगला है, आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है क्रमाकुंचन, यानी नीचे की ओर यह क्रमाकुंचन द्वारा होता है, जिससे कि भोजन अंदर की ओर चला जाए। यानी व्यक्ति को यदि उल्टा भी टांग दिया जाए तब भी वह भोजन कर सकेगा, क्योंकि क्रमाकुंचन गति जो है वो मुख से गुदाद्वार की ओर भोजन को ढकेलती रहती है। अगला है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर। पीलिया से क्या प्रभावित होता है? लीवर। नेक्स्ट है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो वृक्क यानी किडनी। नेक्स्ट है, आमाशय और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। पृथक कहाँ होती है? वह पृथक होती है किडनी द्वारा। बनता है लीवर में यूरिया और अलग किया जाता है किडनी द्वारा। इसके बाद मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, आमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रीन। या कौन सा एंजाइम? तो गैस्ट्रीन। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। लाइपेज जो है वह वसा के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऐसे पेप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो अग्नाशय। पहली क्या है? यकृत। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इन्हें नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं, जिनसे मिलकर किडनी बनी होती है। अगला है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है तो अमोनिया उत्पादित होता है। अगला है, शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से। किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो यूरीमिया कहते हैं। अगला है, आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है तो पेरिस्टालसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वृक्क यानी किडनी। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1.2 लीटर। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। और हम लोग का जो उत्सर्जी पदार्थ है वह है यूरिया। यूरिया कम विषाक्त है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख जीवों में उनके उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी पदार्थ। तो जो किडनी जिनमें पाई जाती है वह रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करते हैं। यकृत से क्या होता है? तो नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कर्षण होता है। फेफड़े से क्या होता है? फेफड़े में जो CO2 है उसका निष्कासन होता है, यानी फेफड़ा जो है वो CO2 को छानता है। जबकि जो आंत है वह कैल्शियम और धातुओं के लवण की आवश्यकता के अधिक मात्रा जो आवश्यकता है उतना ले लेती है आंतें, और जो नहीं आवश्यकता होती उसको बाहर कर देती हैं। नेक्स्ट है,
वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियम कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग से होता है? तो यकृत से होता है। नेक्स्ट है, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग को मुख्यतः किसका पुनर्शोषण करते हैं? तो सोडियम क्लोराइड का फिर से अवशोषण कर लेते हैं। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग, तो मनुष्य में वृक्क है। आर्थ्रोपोडा में जो उत्सर्जी अंग होता है ये याद कर लीजिए। उत्सर्जी अंग आ सकता है कि झींगा मछली का उत्सर्जी अंग क्या है, अमीबा में क्या है, केचुआ में क्या है, तो ऐसे ही। तो मनुष्य में वृक्क हो गया, आर्थ्रोपोडा में मैलपिघियन नलिकाएं हो गई, झींगा मछली में हरित ग्रंथियां हो गई, सिलेंट्रेटा में त्वचा व मुख हो गया, फीताकृमि में फ्लेम कोशिकाएं हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा में त्वचा व रिक्टिका हो गई, केचुआ में उत्सर्जिकाएं हो गई। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में हुआ? तो हाइड्रा में हुआ। सबसे पहले हाइड्रा में कुछ संवेदनाएं आई जिनसे जो हाइड्रा है संवेदनाओं को प्राप्त कर पाता था। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो हाइपोथैलेमस। हंगर एवं सटाइटी सेंटर कहाँ होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में होते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति तथा तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिबेलम एवं सेरिबल। नेक्स्ट है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेन सिफेलान। नेक्स्ट है, औसतन एक मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1300 यानी 1200 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अगला है, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। अगला है, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। जहां 2 न्यूरॉन मिलते हैं उस जगह को सिनेप्स कहते हैं। अगला है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। अगला है, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरु रज्जु करती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा में होता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित होता है? तो बुलिमिया रोग से पीड़ित होता है, यानी उसको पता नहीं रहता है कि भोजन खाना कब बंद करना है। अगला है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो तंत्रिकाक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय की विद्युत क्रिया का लेखा करने एवं हृदय की गति के बारे में पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर को हृदय की गति को नियंत्रण करने में प्रयोग किया जाता है। और सीटी स्कैन शरीर में असामान्यता की जांच करने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। अब एमआरआई भी पूरे शरीर की जांच के लिए की जाती है। नेक्स्ट है, ऑटो एनालाइजर क्या होता है? तो यह जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो ललाट से संबंधित है, यानी अग्रभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है, यानी हल्का सा क्षारीय। अगला है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो वो ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही AB। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। अगला है, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ होती हैं, कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा से बनती हैं, यानी बोन मैरो से बनती हैं। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा, जिसे अधिवक्र ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंड स्टीनर थे। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो प्लीहा में। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीमीटर में। नेक्स्ट है, मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है? तो जैव उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? तो 100 से 200 दिन, यानी 120 दिन सामान्यतः है। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ग्रेट सैफिनिस सिरा। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित कुछ अंग जैसे हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करने का काम करता है। सिरा जो है रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है। और कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या करती? धमनी तथा सिरे से रक्त को लेती हैं। नेक्स्ट है, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन आवर माना जाता है, यानी इस बीच यदि उपचार अच्छे से किया जाए तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में रक्त का जल प्रतिशत कितना होता है? तो 90%। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है और 10% अन्य घटक होते हैं। अगला है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण में शरीर की रक्षा करती हैं? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी WBC। नेक्स्ट है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? तो स्प्लीन को। नेक्स्ट है, रक्त दाब मापने की मशीन को क्या कहा जाता है? तो स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से होता है। रक्त कैंसर होता है जब श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है लगभग 12,000 प्रति सीसी। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो सामान्यतः 2 लाख से अधिक होती है। नेक्स्ट है, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है, जिसमें रुधिर कणिकाएं नहीं होती हैं। अगला है, मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो सिक्रेटिन है। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो इस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। अगला है, कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो यह है मिलेनिन नामक पदार्थ। अगला है, गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में
किस हार्मोन की गोली दी जाती है? तो एस्ट्रोजन की। अगला है वासोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह है डाईयूरेसिस रोग हो जाता है। अगला है किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। अगला है हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाला रोग क्या कहलाता है? तो कार्यात्मक रोग होता है। अगला है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन? तो अग्नाशय से ग्लूकागॉन और इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। हमने बताया ग्लूकागॉन ग्लूकोज के लेवल को अप करता है, जबकि इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। पीयूष ग्रंथि से थायराइड निकलता है। अधिवृक्क से कॉर्टिसोल निकलता है। वृक्क से विटामिन डी। मानव हार्मोन्स तथा उनकी भूमिकाएं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन की क्या भूमिका होती है? तो गर्भाशय को भ्रूण में अधिरोपण के लिए तैयार करता है प्रोजेस्टेरॉन। ऐसे मिलेटोनिन जो है वो पीनियल ग्रंथि से निकलता है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। यह नींद का जिम्मेदार होता है, या कहें तो सोने और जगने के चक्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है सोमैटोस्टेनिन जो है वह वृद्धि हार्मोन का स्रावन रोकता है। अगला एड्रेनालिन, यह हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। इसे भय हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। अगला है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन, यह प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है रेनिन, यह क्या करता है? यह एल्डोस्टेरोन से श्रावण को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन एवं एंटीजन्स में तोड़ता है, जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। अगला है एस्ट्रोजन, यह स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। अगला है मुख्य ग्रंथियां मानव में, तो आंत की ग्रंथियां हैं जो कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। वसा ग्रंथियां यह स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्रावण करती हैं। दीप ग्रंथियां काकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां होती हैं। काउपर ग्रंथियां स्त्रियों में नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। अगला है प्रोस्टेट ग्रंथियां, यह स्तनियों तथा केचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। नेक्स्ट है रोग एवं उपचार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जल में किसकी अधिकता से इटाई रोग हो जाता है? तो कैडमियम की अधिकता से। अगला है आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? तो दृष्टिपटल, जिसे कहते हैं रेटिना पर आंखों का चित्र बनता है। आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न होता है, तो हीमोफीलिया। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज मच्छर है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान में किया जाता है? तो एड्स के परीक्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग रोग होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांता अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि स्त्री में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला है एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जोनस साल्क ने सन 1952 में की थी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम द्वारा। फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो गोल कृमि के द्वारा। थैलीसीमिया के रोगी में शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है? तो हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। नेक्स्ट है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। नेक्स्ट है यकृत शोथ कैसा रोग है? तो यह विषाणु जनित रोग है, जिसमें जो लीवर है वो सूज जाता है। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा।
ब्राइट्स रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा प्रभावित होता है। अब बात करते हैं विषाणु जनित रोगों की। तो हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है। ऐसे ही गलसुआ, खसरा, छोटी माता, चेचक, इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, ये सब क्या है? वायरस जनित रोग हैं। नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण से होता है। जीवाणु जनित रोगों में प्लेग, गोनोरिया, टिटनेस, क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी, सिफिलिस, सुजाक, कोढ़ और टाइफाइड, ये सब कैसे रोग हैं? जीवाणु जनित रोग हैं। कवक जनित रोग में न्यूमोनिया हो गया। ऐसे ही रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद। फिर है सिलिकासिस, क्या होता है? तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। रक्त में आरएच क्या होता है? एक प्रकार का प्रतिजन होता है। जीवाणु जनित पादप रोग जो हैं वो हैं नींबू का कैंकर, गेहूं का टुंड रोग, आलू का स्कैब, आलू का सैथिल रोग, ऐसे ही तंबाकू का सैथिल रोग, टमाटर का सैथिल रोग, धान का अंगमारी रोग, ऐसे ही सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन गाल जो रोग है वह जीवाणु जनित रोग है। विषाणु जनित पादप रोग जो है वह है तंबाकू का मोजैक, बंकी टॉप ऑफ बनाना यानी बनाना का बंकी टॉप ऑफ, आलू का मोजैक रोग, गाजर का लाल पत्ती रोग, फूल गोभी का मोजैक रोग। ऐसे ही कवक जनित जो पादप रोग है वह है आलू का पूर्व अंगमारी, बाजरा का रोग, राई का झरगाट रोग, गेहूं का स्लतकंठ, मूंगफली का टिक्का रोग, बाजरा का झरगाट,